प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में महांगाई जी शरह में घटिताई आई आहे। शुमारियात खाते पारां जारी कयल रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त मार्च 2024 में महांगाई जी शरह 20.7% हुई, जेका अप्रैल में 17.3% रिकॉर्ड कई वई आहे। ऐं अप्रैल 2023 में महांगाई जी शरह 36.4% हुई। हाणे जेका अंगनि अखरनि में महांगाई घटि पई थिए, उहा आम वाहपे जी शयूं जेके आहिनि उन जूं क़ीमतूं घटि छो न पियो अचनि, ऐं आम माण्हू खे उनजो फ़ाइदो छो न पियो थिए। प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त FBR फ़ैसिलो कयो आहे त टैक्स जमा न कराईंदड़नि जो हाणे सिमूं ब्लॉक कयूं वेंदियूं। त छा फ़क़ति इहो ई हिकिड़ो तरीक़ो रहियो आहे या ॿिया बि खोड़ सारा तरीक़ा आहिनि जंहिंसां टैक्स जा जेको नेटवर्क आहे उनखे वधाए सघिजे थो। इन अहम मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ मुआशी माहिर आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो अतीकुर रहमान साहब ऐं अहमद शनाए साहब। डॉक्टर शाहिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, ये जो हमारे पास फिगर आ रही हैं कि महंगाई की शरह जो है उसमें कमी आई है, इसके सर ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आम नीचे तक क्यों नहीं जा रहे? जो आम हमारी यूजेज की चीज़ें हैं उनकी कीमतें तो वैसी की वैसी हैं, तो फिर ये महंगाई की कमी की खबरें कैसी सर? देखिए, बात यह है कि ये तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो ऊपर नीचे करता है, लेकिन मुझे तो ये पता है कि इस वक्त श्रीलंका जैसा मुल्क जो उसने अभी डिफॉल्ट किया था, वहां पर महंगाई 1% से कम आ गई है श्रीलंका में, और जो है भारत में जो है ना वो तकरीबन 5% है जी। तो ये जो भी दावे करते रहे 17%, इसको कोई मानता नहीं है, क्योंकि हमारा डिस्काउंट रेट जो है वो तो आज भी 22% है। आपको पता है कि बिजली के नर्ख हम बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, पेट्रोलियम लेवी हम भत्ता जिसे कहते हैं वो बढ़ा देते हैं, और तालीम का बजट कम करते हैं, सेहत का बजट करते हैं, तो आम आदमी की आमदनी तो बढ़ नहीं रही है जी। जब तक, और उसकी बल्कि उस अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, तो आम आदमी को उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप अपने कागजात पर कुछ भी करते रहें, जब तक जो है वो लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी और उनको जो है वो चीजें कम से कम खाने पीने की अशिया, वो जो चीजें आम आदमी इस्तेमाल करता है, वो दवाएं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, और स्कूटर के लिए जो आपको उसको पेट्रोल इस्तेमाल करता है, वो चीजें नहीं होंगी, तो आपको चीजें करते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हुकूमत आम आदमी का, गरीब आदमी का नहीं सोचती है, और अपनी जो है वो ऐसे आदाद शुमार देते हैं जिस पर कोई यकीन नहीं करता। अच्छा शाहिद साहब, जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि भले आदाद शुमार जो भी हों, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल मुख्तलिफ है। लेकिन सर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारी इकोनॉमी पता नहीं क्या उसको बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, एक्सपोर्ट तो हमारी नहीं बढ़ रही, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की भी जो डेली की बुनियाद पे खबरें आ रही हैं वो भी ऐसी हैं कि हम तो दंग रह जाते हैं कि माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट जाते हैं। ये क्या हो रहा है सर? कुछ आप हमें समझाएं, कुछ आप हमारी रहनुमाई करें कि ये इन खबरों में सदाकत कितनी है। देखिए, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है, बहुत ही अहम है, बहुत जरूरी है कि कौम को ये पता है और क्या हो रहा है। पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। जी सर प्लीज। 2022 का जो साल था, 2023 और 2024, ये जो अभी 4 महीने गुजरे हैं जी सर, इसमें पाकिस्तान की मईशत की बहुत हालत खराब रही। बल्कि 2023 और 22 में तो हम ये कहते थे हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ जी सर कि ये जो 2022, 23 और 2024 के 4 महीने हैं, इसमें पाकिस्तान के ताकतवर तबकों ने, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट इदारों ने, पाकिस्तान के मालदार तबकों ने और पाकिस्तानी बैंकों ने जितना मुनाफा कमाया, उतना पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कोई मिसाल नहीं है। बेतहाशा मुनाफा कमाया है। आम आदमी कुचला जा रहा है, बात कर रहे हैं डिफॉल्ट की, और ये दौलत के अंबार इकट्ठे कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये हुआ कि जो हमारे कॉर्पोरेट इदारे हैं उन्होंने जो है डिविडेंड दिए हैं, बैंकों ने डिविडेंड्स बढ़ाए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना मुनाफा बढ़ाया है। पाकिस्तान की मईशत को तबाह करके, पाकिस्तान की सलामती को दांव पे लगा के। एक तो बड़ी वजह आम ये है। दूसरी ये है कि इस वक्त हुकूमत ने ये कहा है कि जी 125 अरब डॉलर की बाहर में सरमायाकारी आने वाली है, जो कि नहीं आएगी, और ये गलत फहमी पैदा हो गई कि 125 अरब डॉलर आएंगे और तो फिर ये इसका फायदा पाकिस्तान की मईशत को पहुंचेगा और तो उससे स्टॉक एक्सचेंज तरक्की करेगा। इससे मार्केट के सेंटिमेंट्स उन्होंने जो है वो गलत क्रिएट कर दिए। और तीसरी बात ये है, हुकूमत ने खुद जो बैंक्स हैं और दूसरे इदारे हैं उनको ये कहा कि आप शेयर्स परचेज करें, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदारी करें। वो हुकूमत की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है। अभी निगरान हुकूमत के दौर में जब ये ऊपर जा रहा था तो 2 दफे ऐसा हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज खून में नहा गया।
मुझे खदशा यही है कि आगे चल के खुदा न खास्ता कि आप देखिएगा कि फिर इसको झटके लगेंगे। इसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है और इसके ये जो है ना ये मसनूई है और मेरे ख्याल से इससे नुकसान होगा, आगे चल के फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शाह साहब। अब जो जितनी भी खबरें आ रही हैं, जितने भी तज्ज़िये आ रहे हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि मुल्क की जो मैशत है वो सही सिमट में चल पड़ी है। गुज़िश्ता 8 माह से मुल्क की मैशत बेहतर है गुज़िश्ता साल से, और गुज़िश्ता साल के गुज़िश्ता साल यानी 2024 से 2022 से ये 2 साल बेहतर है। क्या सर आप मुत्तफ़िक हैं कि वाकई मुल्क की मैशत बेहतर है? अब हमें कोई बड़ा ख़तरा नहीं है आने वाले दिनों में? ये पहले मैं आपसे एक बात बता दूं जी सर, और ये वो चीज है जो कि रिकॉर्ड पर है, स्टेट बैंक के रिकॉर्ड पर है कि जब से ये SIFC बनी है, ये आपको पता है जून 2023 से पहले बनी थी, उसका बुनियादी काम ये था कि वो बैरूनी सरमायाकारी लाएंगे। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, जो स्टेट बैंक का वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म देख ले, जब से SIFC बनी है जुलाई से अब तक जो है पाकिस्तान की बैरूनी सरमायाकारी गुज़िश्ता इस साल की इसी मुद्दत से गिरी है। तो फिर ये क्यों आप शोर कर रहे हैं? तो गिर गई है। दूसरी ये होती है तरसीलात, जो बाहर से रेमिटेंसेज आती है, वो भी उन्होंने कहा था हम बहुत जोर लगाया है कि बढ़ाएंगे। तो जुलाई से फरवरी तक जो रेमिटेंसेज आई हैं वो पिछले साल की इसी मुद्दत से नीचे चली गई हैं, गिर गई हैं। इसी तरीके से आपने अखबारात में भी पढ़ा होगा, आपके चैनल पे भी बात हुई है कि आप ये कह रहे हैं हम डॉलर की स्मगलिंग रोकेंगे। अरे भाई, आप तो जो पाकिस्तान में तेल आ रहा है ट्रकों के जरिए, समंदर के जरिए, और वो जो है बड़े पैमाने पर तेल आ रहा है, वो ईरान से तेल आ रहा है, उसकी स्मगलिंग जारी है। सबने तस्लीम किया है कि वह अप्रैल में भी स्मगलिंग हुई है। तो मेरा कहना है कि आप कुछ भी कहते रहें, अगर आप डॉलर की स्मगलिंग क्या करेंगे, आप रोकेंगे, आप तो तेल की स्मगलिंग जो ट्रकों के जरिए आ रही है और पाकिस्तान में 100 जगह पर वो बिक रही है जी, तो वो भी नहीं रोक सके। तो ये जो लीपा पोती की मईशत है, उसमें एक गलती हमारी मीडिया की है कि वो 90% टाइम जो है वो सियासी बयान को देते हैं, अदालती जो झगड़े चल रहे होते हैं उनको देते हैं। असल ये जो हक़ाइक़ हैं जिनका ताल्लुक अवाम से है, मईशत से है, गुर्बत से, उस पर बात नहीं होती। तो अगर ईरान से तेल आज भी बड़े पैमाने पर आ रहा है तो फिर स्मगलिंग कहाँ रुकी? दूसरा बड़ी बात है कि चूंकि आप अवाम की बात कर रहे हैं तो मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। 2 करोड़ 60 लाख यानी 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पूरी दुनिया में स्कूल न जाने वालों के बच्चों की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया भर में है, इतना किसी और मुल्क में नहीं है। तो जब आप तालीम का बजट कम करेंगे, जो कि पिछले कई सालों से कम कर रहे हैं, तो ये तो 2080 तक भी पाकिस्तान का हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा। इसी तरह से गुर्बत जो है, तो इलाज मुआवजे की लोगों को सहूलियात नहीं है। गवर्नमेंट के अस्पतालों में जो है वो सेहत का बजट कम कर दिया गया है। तो जब सेहत का बजट नहीं है तो ये गरीब आवाम जो है ये इलाज मुआवजा भी नहीं करा सकते, ये अपने बच्चों को तालीम भी नहीं दिलवा सकते, ये अपने बच्चों को, बीवी को पेट भर के खाना भी नहीं खिला सकते। तो वो तो उनके लिए मायूसी के अलावा क्या है? मुझे एक सवाल ये बुनियादी पैदा हो रहा है, आम आदमी किस बात का मुद्दई हो? ना बच्चों को पेट भर के ग़िज़ा खिला रहा है, ना बच्चों को स्कूल भेज रहा है। अगर मुफ्त बच्चों को तालीम भी है फिर भी वो वहां से उठा रहा है। वो कहता है मेरी तनख्वाह का गुजारा नहीं है। अपने बच्चे से कहता है तुम जाके चाइल्ड लेबर करो, अखबार बेचो। तो ये चीजें जब तक कौम को नहीं बताई जाएंगी, हुकूमत जो है ना झूठे दावे करके, सियासी बयान देके इस किस्म की बातें करेगी कि जी मईशत तरक्की कर रही है, तो वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब तक ये बातें कौम को पता नहीं चलेंगी कि ये बड़ा गलत बयानी की जा रही है कि अगर श्रीलंका में 1% महंगाई है, भारत में 5% है, तो यहाँ इतनी ज्यादा क्यों है? हमें बताया तो जाए ना। फिर हमारा डिस्काउंट रेट 22% क्यों है? हमारा पेट्रोलियम लेवी पे 900 अरब रुपए इस साल आप ले रहे हैं, जो कि भत्ता है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, वो क्यों है? हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? तो ये वो सवालात हैं। और हमारा ग्रोथ रेट जो है वो इस साल 2% रहेगा। तो अगर 2% ग्रोथ रेट रहता है, इसका मतलब ये कि गुर्बत बढ़ेगी। और एक बात मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि 11 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो परेशान है। बेरोजगारी बढ़ रही है, 2% तक कहाँ से आपको रोजगार मिल जाएगा? तो ये वो हकीकत है जो कौम को बताने की जरूरत है ताकि हुकूमत पर दबाव डालें। अब दिन भर बातें होती है कि कल कोर्ट में क्या हुआ, सियासतदानों ने क्या बयान दिया, जी, वही बातें लोग कर रहे हैं। ये चीजें पीछे चली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके मीडिया का जो इसमें किरदार होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा शायद साहब, आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन रेमिटेंस कम हुए हैं, तो एक तो हमारे पास बड़ा रेमिटेंस वो आता है जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं वो भेजते हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी उन्होंने भेजना कम किया है, तो उनका क्या आप
हुकूमत पे ये समझा जाए कि एतमाद का मामला भी है, इसलिए भी वहां से कम आ रहे हैं पैसे? देखिए, मैंने जो आपसे कहा कि हमारे पास जो फिगर हुकूमत की है, मेरी नहीं है, कि जुलाई से फरवरी तक जो है ना वो रेमिटेंसेस गिरी हैं, इसलिए कि वो हुंडी हवाले का काम जो है वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो जब हुंडी हवाले का काम चल रहा है तो फिर वो यहाँ से क्यों भेजेंगे? मगर हमें बताया तो जाए कि जब आपने मराद दी थी लोगों को और आपने ये भी कहा कि जी ब्लैक को हम रोकेंगे, तो जुलाई से फरवरी 8 महीने तक गिर क्यों गई? तो इसीलिए गिरी है कि लोग हुंडे हवाले से भेज रहे हैं और वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि यहाँ तो आपने रुपए की कदर को मसनूई तौर से रोका हुआ है, ठीक है ना, तो वो उस पर उनको नहीं मिलता, तो वो फिर हुंडी हवाले से कारोबार कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो जब तक मेरा अपना ख्याल ये था कि वो 70,000 अरब रुपया जो है ब्लैक मनी है पाकिस्तान में, काला धन चल रहा है, उसका कारोबार जब होगा और हुकूमत को टैक्स नहीं मिलेगा तो हुकूमत आम आदमी को कहां से देगी? क्योंकि मैं 2 बातें आपको बता दूं तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा जी। इस वक्त एफबीआर जो टैक्स इकट्ठे करता है अवाम से 9,415 अरब रुपए का है, उसका 80% से ज्यादा जो है जो बैंकों से कर्जे लिए हैं हुकूमत ने, वो सूद की मद में चला जाता है, 80% से ज्यादा। तो जो अवाम से टैक्स ले रहे हैं वो तो आप कर्जों की अदायगी में कर रहे हैं, सूद में, क्योंकि उससे कर्जों से फायदा उठाया ताकतवर तबकों ने, अवाम ने तो नहीं उठाया, लेकिन अवाम के टैक्सों से आप सूद अदा कर रहे हैं और बैंक अपना मुनाफा कमा रहे हैं, तो इससे ज्यादा जुल्म इस्तेसाल की क्या बात है? दूसरा मैं आपको फिगर बता दूं जी सर, पाकिस्तान में वफाक के पास जो टैक्सों की खालिद आमदनी है, खालिद, उससे आप सूद की रकम ज्यादा है, तो अगर सूद की रकम उससे ज्यादा है तो मुल्क कहाँ पे चला रहे हैं आप? कर्जों पर, असासे बेचकर, तो उससे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये 2 फिगर्स ऐसी हैं जिसको हुकूमत डिनाई नहीं कर सकती। और मैंने आपको गुर्बत की भी बता दी, ये वो आजाद शुमार है जो कौम को नहीं बताए जा रहे, इसलिए गलत फहमी पैदा हो रही है और वो ये समझ रहा है कि हुकूमत मेहनत कर रही है, काम हो रहा है, एक्सपोर्ट कहाँ पड़ रहा है? आपका कुछ भी नहीं हो रहा। आपके ग्रोथ रेट आपका 2% है, भारत का इस वक्त 6.8% है, यानी हमसे 4 गुना ज्यादा। तो फिर कैसे यहाँ हम क्या मुकाबला कर रहे हैं उनसे? हम हालांकि अल्लाह ने हमें भी जो है कि सिंध में आप देखिए कि जबरदस्त कोयला है, दूसरी चीजें हैं, जमीन जरखेज है, किसान मेहनती हैं, पंजाब में भी यही है, हिंदुस्तान में मिनरल्स हैं, उन सब से हम कहाँ फायदा उठा रहे हैं? गेहूं का मसला आपने देख लिया कि गवर्नमेंट ने खुद इम्पोर्ट कर ली, निगरान हुकूमत ने, हालांकि यहाँ पर फाजिल जो है वो मौजूद थी, नफीसा शाह ने बिल्कुल मामला उठाया है, आपको भी पता है जी। तो ये तो बड़ी करप्शन हो रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुल्क में महंगाई घट पई थे, शुमारियात खाते पंहिंजूं जेके रिपोर्ट्स ॾिनियूं आहिनि उन में इहो ॿुधायो वियो आहे त मार्च 2024 में मुल्क में 20.7% महंगाई रिकॉर्ड कई वई ऐं अप्रैल में 17.3% रिकॉर्ड कई वई आहे, यानी 3% तक़रीबन 3% 3.4% जेका महंगाई उहा घटि आहे, पर उन जा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हेठि ताईं नज़र न पिया अचनि। आम वापे जूं शयूं जेके आहिनि उहे जीअं जो तीअं आहिनि। मुल्क में अटे जो मुल्क में कणक जेका आहे उहा बम्पर पैदावार थी आहे, पर अटे जो रेट घटि न पियो थिए, गेह जा रेट साॻा आहिनि, पेट्रोल 5 रुपया घटि त थियो आहे इन्हनि 15 ॾींहंनि लाइ, पर उहो ॼण त बरक़रार न आहे उनजी प्राइसिस, पर महंगाई घटि हेठि ताईं न पई थिए। हाणे इहा जेका महंगाई के आदादो शुमार हिकु ॿुधाए वञनि पिया उहे किथे पिया थियनि ऐं उनजा ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हेठि ताईं छो न पिया वञनि। प्रोग्राम जे हिस्से में भी असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। अतीक रहमान साहब असां सां गॾु मौजूदु आहे। अतीक साहब, अब ये जो इदारा शुमारियात ने अपने आदादो शुमार बताए हैं कि 20 से हम 17% पर आ गए हैं महंगाई पे, लेकिन सर नीचे सतह तक हमें नज़र नहीं आ रही। क्या असबाब हैं कि आम आदमी को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका फॉर हैविंग मी। बात सारी ये है कि अदारे शुमारियात के अपने हिसाब किताब होते हैं, अपने हिसाब से अपने करते हैं। हमारे इकोनॉमिस्टों के एक अपने हिसाब होते हैं जी। हम फैक्ट से बात करते हैं। और देखिए, जहाँ तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, 2 किस्म के इन्फ्लेशन होते हैं, एक जनरल इन्फ्लेशन और एक फूड इन्फ्लेशन जी। फूड इन्फ्लेशन का ये हाल है कि गरीब के आदमी के तक पहुंच नहीं हो रही उसकी जी। बहुत डिफिकल्टी है और हर चीज़ अपनी जगह उसी तरह महंगी है। देखिए, उसकी वजूहात है, उसकी वजह यह है कि अगर आपके इलेक्ट्रिक के टैरिफ इतने ज़्यादा होंगे जो नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, साथ में गैस नहीं मिलेगी और उसको LNG खरीदना पड़ेगा और दूसरे तरीके से उसको गैस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जाहिर है वो उसकी एक प्राइस पे करता है। और साथ में पेट्रोल ऊपर नीचे होता रहेगा और फिलहाल बहुत ज़्यादा महंगा है और महंगा ही रहेगा। अगर इस तरह के कोई रिलीफ नहीं मिले, ये चीज़ों यूटिलिटी के रेट्स कम नहीं हुए, तो आप देखें इन्फ्लेशन पे और ख़ास करके फूड इन्फ्लेशन पे कोई असर नहीं पड़ने वाला।
इसीलिए आप देखते हैं कि कॉमन मैन को रिलीफ नहीं मिल रहा पेट्रोल के प्राइस कम होने से। पेट्रोल के प्राइस वक्ती तौर पे थोड़े कम हुए हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो फिर ये इससे डबल बढ़ जाते हैं। जी, होना ये चाहिए था कि ये जो पेट्रोलियम का लेवी है 50-60 रुपए का, इसको माइनस कर देते तो एक लेवल पे पेट्रोल आ जाता। गवर्नमेंट को कुछ डिफिकल्ट फैसले लेने पड़ेंगे कॉमन मैन के इंटरेस्ट के लिए और उसके रिलीफ के लिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी होगी जी, फार्म से मार्केट तक आने के लिए या कोई भी प्रोडक्शन हो रही है उससे लेकर मार्केट जाने के लिए, तो आप देखें कि इस सिलसिले में भी आपको रेट्स में कोई फर्क नजर नहीं आता, बल्कि आपको ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत पे करनी पड़ती है। बड़े ट्रकों को तो छोड़ दें, आप छोटे छोटे माजदा या सुजुकियों के अगर रेट ले लें तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक बोझ है जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन खास करके कम नहीं हो रहा। साथ में जनरल इन्फ्लेशन की बात कर ले तो उसे हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा सा फर्क आया और मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी सस्ती हुई है, तो लिहाजा कंज्यूमर गुड्स में थोड़ा फर्क आ रहा है। लेकिन अगेन मेरी कंप्लेन ये है कि आप इन्फ्लेशन कम भी कर लें, लेकिन आपने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर रखी है, इस इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से क्या हो रहा है कि हर चीज की दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और ये सेल टैक्स वगैरह सब कुछ इतना ज्यादा है कि सेल टैक्स के ऊपर एक और सेल टैक्स है, अनदर सेल टैक्स है, एक्स्ट्रा सेल टैक्स है, जनरल सेल टैक्स है, पता नहीं कितने किस्म के टैक्सेस हैं। जब वो लगते हैं तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो महंगा होता ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी महंगी होती है, लेकिन साथ में मैं एक आम आदमी की जबान में बता रहा हूँ कि कंज्यूमर गुड्स भी बहुत महंगा होता है और इसको सस्ता करने के लिए अच्छा एक मुश्किल और है कि एक बार एक चीज महंगी होगी तो वो वापस सस्ती होने का नाम नहीं लेती, बस वही समझ लें उसकी एक फिक्स प्राइस हो चुकी होती है, वहां से ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना। ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, सबको इस पर कुर्बानी देनी पड़ेगी और मिलजुल कर काम करना पड़ेगा कि कोई एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जहां पे हर चीज के दाम कम हो जाए और हर आदमी की पहुंच तक ये बात पहुंच सके। अच्छा अतीक साहब, ये ज़रा आप हमें समझाइएगा कि ये जो इन्फ्लेशन रेट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे मालूम करते हैं हुकूमत, और शुमारियात खाता भले इसके अपने जो भी आदात बताए अगर निचली सतह तक नहीं आएंगे तो इसका यकीनन फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत की कहीं रिट आपको भला नज़र आ रही है कि भला आपको ये जो एसीज़ और डीसीज़ और दिगर इदारे हैं, क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र है आपकी न सिर्फ मैशत पर बल्कि इस तरह के इशूज़ पे भी, कि वहाँ पे जहाँ आम आदमी को वो फ़ायदा पहुँचा सकें। देखिए, इन्फ्लेशन के बारे में जो अदाद और शुमार हैं वो इसकी गिनती उसी तरह होती है जिस हिसाब से इसके दाम बढ़ते हैं, लेकिन इसका एक असर है जो पड़ता है। मैंने अभी आपको एक फैक्टर बताया और वो फैक्टर है हमारे यूटिलिटी चार्जेस। दूसरा फैक्टर एक और है, हमारा अनमैनेजेबल लेवल ऑफ पब्लिक डेट। हमारा कर्जा दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और इसका कोई शुमार और रुकावट नहीं है। एक के ऊपर एक कर्जा, एक के ऊपर एक कर्जा और एक कर्जा लेके दूसरा कर्जा उतारना, ये हमारी एक पोजीशन चल रही है, ये मैनेजेबल नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इस सर्किट में जब करंट इकोनॉमी की सिचुएशन होगी तो क्या होगा कि ये कर्ज का जो बोझ है, देखिए जो कर्ज डोमेस्टिक डेट लिया जाता है वो भी एक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे करके लिया जाता है। इस सारी चीजों का इफेक्ट एक आम मार्केट पे एक आम चीज पर पड़ता है और वो ऑटोमेटिकली चीजों के दाम बढ़ाता है, जिसको हम कहते हैं उर्फे आम में कि इन्फ्लेशन का बढ़ना। तो ये सारी चीजें इकट्ठी होकर इन्फ्लेशन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। हमें फ्यूचर में कोई ऐसी प्लानिंग करनी है, ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जहां हमें सादगी अपनानी है, हमारे एक्सपेंडिचर्स को स्लैश करना है और जिस हद तक हो सके हमें एक बहुत ही सिंपल लेवल पे आना है जहां पर हम अपनी गुंजाइश में रहकर अपने अखराजात कर सकें। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बोरोइंग है वो कम से कम होती चली जाएगी। जब बोरोइंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है या बजट का डेफिसिट है जिसको चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली इन कंट्रोल आएगा। जब ये सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी तो वही एक तरीका है कि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा तो ऑटोमेटिकली हम कह सकेंगे कि आलू, प्याज, चीनी, दाल, सब्जी, हर चीज और जो भी और कोई चीज आप ले लें, शैम्पू, साबुन, जो भी, उनके लेवल्स फिर कम हो जाएंगे, उनके प्राइसिंग ऑटोमेटिकली फिर कम हो जाएगी। अच्छा, आपने बात की कि कर्ज की और आपने फिर फ्यूचर की भी बात की, तो फिर मेरे जहन में यही सवाल होगा कि जो आने वाली किस्त है IMF की, जो हमने तकरीबन $8 बिलियन के लिए अप्लाई किया हुआ है,
तो क्या उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि ये कर्ज मिलेगा तो कुछ बेहतरी आ जाएगी सर? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो अब हमारी जरूरत बन चुका है जी। और आईएमएफ का कर्ज इतना बड़ा कर्ज नहीं है। आईएमएफ के कर्ज लेने से हमको दो फायदे होते हैं जी। एक फायदा ये होता है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज की कमी है या उसकी जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी दिनों के लिए पूरी हो जाती है और हमारे पास रिजर्व्स आ जाते हैं और हम फील करते हैं कंफर्टेबल कि अब हमारे पास पैसे हैं, हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट उससे कवर कर सकते हैं या अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तो ये। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो बायोलेटरल लेंडर्स हैं, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और जब उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंक, तो वो हमें आसानी से नर्म शराइत पर कर्जे दे देते हैं। तो ये सारी बात एक बेनिफिट बनती है आईएमएफ के लोन लेने में और आईएमएफ का लोन हमें अब तक मिलता रहा है और कोई 24-25 किस्तों पे हम जा चुके हैं और अब एक किस्त पे जाना है और इससे उम्मीद है कि ये 6 से 8 बिलियन डॉलर पे हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान का डेट सर्विसिंग में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। कभी ऐसा नहीं है खुदा ना खास्ता कि हमने डिफॉल्ट किया हो या पैसे नहीं दिए हो। जैसे भी होता है हमारे मुल्क में, अभी हम लोग यूरो बॉन्ड से आप देखें उसके भी 1 बिलियन डॉलर बहुत आता है। हालांकि देखिए हमें उसमें पैसे नहीं थे लेकिन स्टेट बैंक ने कमाल से उसको प्लानिंग किया और हमने यूरो बॉन्ड्स के वो अदायगियां भी कर दी। साथ ही साथ जो हमारी डेट सर्विसिंग होती है, जो कर्जा या सूद होता है, जो उधारी चढ़ी होती है, वो भी हम वक्त पर उतारे होते हैं। अभी हमने अपने कर्जे उतारने की जो किस्त थी वो अभी दी है और अभी कुछ दिनों के बाद हमें फिर एक कर्ज उतारना है। तो ये सारा कुछ तो हम कर ही रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, लेकिन बात अच्छी नहीं है। चाहे हम आईएमएफ से लोन लें, चाहे हम वर्ल्ड बैंक से लोन लें या किसी से भी लोन लें, कर्जदार तो हम हर हालत में होते हैं और कर्ज लेकर अगर कर्ज उतारते हैं तो उसमें भी हमारी सूरत हाल बहुत खराब है। तो ये तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए मैं घूम के फिर उसी बात पे आऊंगा कि हमें एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जहां पर वो तरीकेकार अपनाएं जिससे हम कर्ज ना लें मुस्तकबिल में। और कर्ज ना लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो आप अपने घर में भी देख लें कि अपने अखराजात को आप कम करें ताकि आपको किसी पड़ोसी से कोई मांगना ना पड़े। और इसमें एक आप देखिए एक बड़ा अच्छा किरदार हमारे दोस्त मुल्कों का है जिसमें सऊदी अरब भी है जी सर और चाइना भी है, जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ना उन्होंने ये सिर्फ ये कि अपने पैसे भी हमारे पास रखा है हमारे रिजर्व्स को बैलेंस रखने के लिए, बल्कि साथ में हमको वो कुछ ना कुछ देते रहते हैं कर्ज में, जिससे हम फिर बाद में उनका कर्जा बेशक उतारते हैं लेकिन ये है कि हमारी जरूरत वक्त की पूरी हो जाती है। अच्छा, एक अच्छे दोस्त होने का सबूत है उनका। जी जी। अच्छा अतीक साहब, अब ज़रा दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ये जो एफबीआर ने फैसला किया है कि 5 लाख से ज़ायद वो जिन्होंने टैक्स जिन्होंने पे नहीं किया तो उनके सिम्स, मोबाइल सिम्स जो हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी और आज पीटीए को उस हवाले से उनका नोटिफिकेशन भी मौसूल हुआ है, उनकी दरख्वास्त भी मौसूल है। तो क्या यही तरीका है सर, या आप समझ रहे हैं कि और बहुत से तरीके हैं जहाँ से टैक्स कलेक्शन बढ़ाई जा सकती है, टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है, टैक्स नेटवर्क को और बढ़ाया जा सकता है? सर टैक्स नेट की बात कर ले तो आपसे वो 5 लाख वाली बात जो है उसमें इंजेक्शन में उसके कोई प्रोडक्शन में कुछ की पेश करने में कुछ थोड़ी सी कहीं पे अभाव है कि 5 लाख की तो हर आदमी पे नहीं कर सकता ना टैक्स। 5 लाख की बेशक इनकम होगी उस पर वो टैक्स पे करेगा, वही बात को इस तरह ले ले। बात सारी ये है कि देखिए जहां तक फाइलर और नॉन फाइलर का ताल्लुक है तो जो फाइलर है जो टैक्स पे करता है, नॉन फाइलर उससे भी ज्यादा पे कर देता है जी। आप विथ होल्डिंग टैक्स आप फाइलर पे नहीं लगता है जब कैश विड्रॉ कर रहा होता है, लेकिन नॉन फाइलर वो एक टैक्स देता है, रेवेन्यू को डेवलप करता है, 0.6% उससे आप काट लेते हो, या उसकी सेविंग पे फाइलर की सेविंग पे 15% है और नॉन फाइलर की सेविंग पे 30% का टैक्स कट जाता है। तो टैक्स तो वो दे ही रहा है, नॉन फाइलर हो चाहे फाइलर हो, रेवेन्यू को तो जनरेट वो कर ही रहा है। और जहां तक बात आ गई आगे चलने की कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी की बहस हम लोग करते रहते हैं, उसमें हमेशा हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से कौम को निकालें और डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ लेके जाए, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन 20% भी नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन 80% है। जो 80% का इनडायरेक्ट टैक्स है वो हर आदमी को पे करना पड़ रहा है, मोची भी दे रहा है, हजाम भी दे रहा है, दही बेचने वाला भी दे रहा है, हर कोई दे रहा है। और डायरेक्ट टैक्स सिर्फ वो दे रहा है जिसको आप एक बड़ा आदमी कहते हैं, एक टाइकून कहते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं जी। तो क्या हो रहा है कि
टैक्सेस का बोझ आम आदमी पे बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ बेचारा आम आदमी इन्फ्लेशन का शिकार है, उस मुसीबत से उसको छुटकारा नहीं है, बाजार जाता है तो क्या खरीदे क्या ना खरीदे, खाली हाथ वापस आ जाए। दूसरी तरफ उस बेचारे को टैक्सेशन का भी बोझ है, इनडायरेक्ट टैक्स का। जो चीज वो खरीदेगा उस पर उसको इनडायरेक्ट टैक्स देना। तो गवर्नमेंट से यही अपील हमेशा की जाती है और अभी भी कर रहे हैं कि इसको उस शोबे से निकाला जाए, अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम किया जाए और डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जाए, ताकि बड़े लोग जिनके पास बेशुमार पैसे हैं वो भी कंट्रीब्यूट करके कुछ ना कुछ रिलीफ एक कॉमन मैन को दे सके। अच्छा अतीक साहब, ये जो जीएसटी है वो भी अब 22% तक बढ़ गया है, तो आप नहीं समझते कि इस इतने बड़े टैक्स में जब आप जीएसटी इतना बढ़ा लेंगे तो फिर आपकी बाइंग जो पोजीशन है वो ज़ाहिर है कमज़ोर होगी, जो क़ुव्वत ख़रीदारी आपके पास कम होगी, तो जब लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीदारी कम होगी तो फिर ये इसमें ज़ाहिर है फिर बिज़नेस के लिए और कारोबार के लिए लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। तो इस सूरत हाल में आप समझ रहे हैं कि कोई छोटा कारोबार या बड़ा कारोबार भी सस्टेन कर पाएगा सर? देखिए, इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है इक्विलिब्रियम, बैलेंस करना चीजों का। ये इम्बैलेंसिंग सिचुएशन है। इम्बैलेंसिंग सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड होती है और ये बड़ी रिस्की होती है। ये हर कोई बियर नहीं कर सकता। जब वो सिचुएशन को बियर नहीं कर सकता, दैट मीन देयर नीड्स टू बी सम रिफॉर्म इन दैट। इसमें आपको रिफॉर्म लाने की सख्त जरूरत है। रिफॉर्म आएगा, फ्रेमवर्क बनेगा तो टैक्सेशन खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा, रेवेन्यू के टारगेट खुद ब खुद पूरे होते चले जाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल। अच्छा अतीक साहब, अब ज़रा स्टॉक एक्सचेंज पे भी हमारी टीम ट्राई कर रही है कि अहमद चनाय साहब आ जाएंगे। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि वो स्टॉक एक्सचेंज के मामला पे भी डिस्कस करेंगे। कि एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि मईशत जो है अब तक सही समझ में नहीं आ रही, भले ख़बरें जो भी आ रही हैं लेकिन जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा। दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, चलिए ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो आपको लगता है सर कि ग्राउंड पे भी यही सूरत हाल है कि कारोबार बढ़ रहा है पाकिस्तान में? तो अहमद चनाय साहब बहुत स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट है इसके जी, वो आपको सही जवाब दे सकेंगे। लेकिन जहां तक आपने इसको कंपैरेटिवली पूछा कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, क्या कंपैरेटिवली जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज बहुत बुलिश और बूम कर रहा है, क्या इसी तरह हमारी लोकल ट्रेड की पोजीशन भी है, तो नो, दैट इज नॉट, दैट इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और इतना बड़ा कारोबार है नहीं, इंडस्ट्री में भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में भी नहीं है, प्रोडक्शन में भी नहीं है, रिटेल में भी नहीं है, और आ जाए सुन ले होलसेल में भी नहीं है। और इवन इफ अगर आप शॉपकीपर के पास जाएं तो उसकी भी कोई इतनी सेल नहीं है, बिकॉज लोगों की परचेजिंग पैरिटीज बिल्कुल नील हो गई हैं और वो नील पर नील होती चली जा रही है। उसके दो रीजंस हैं, वो बिजली का बिल अदा करे या बच्चों के कपड़े खरीदे, गैस खरीदे, पेट्रोल दे, या क्या करे, स्कूल के बच्चों की फीस दे, क्या करे, मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे क्या करना है, सर्वाइवल उसका बहुत मुश्किल हो गया। बात सारी वही ही आती है आके कि कोई ना कोई ऐसी तरीके निकालने चाहिए, कोई ना कोई ऐसी कॉम्पोजिशन होनी चाहिए कि आम आदमी को रिलीफ मिले और कॉमन मैन को रिलीफ मिलना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कि आप देखें कि इन्फ्लेशन ने इतना पुश किया मिडिल क्लास को कि वो बिल्कुल गिर के बिलो पॉवर्टी लेवल चले गए। हमारा पॉवर्टी लेवल दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। और आज आई एम सॉरी टू से हम अपने मुल्क को कंपेयर करने चाहते हैं तो जब हमें वर्ल्ड बैंक कहता है कि हमको इतने पैसों की जरूरत है कि हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो से भी 10% ज्यादा हमें इस वक्त बोरोइंग की जरूरत है अपने मुल्क को चलाने के लिए, तो उस वक्त हम देखते हैं कि हमारा कंपैरिजन रवांडा से किया जाता है, फिजी से किया जाता है, जिम्बाब्वे से किया जाता है, जम्बिया से किया जाता है। हम अकेले एशियन मुल्क होते हैं जो इस कंपैरिजन में आते हैं और जो इस डिमांड में आते हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक, फिर मैं वही कहूँगा कि वो कहता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स और फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 10%, मोर देन 10% ऑफ आर जीडीपी। अतीक साहब, बिल्कुल लास्ट में सर, तजावीज़ या वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड यही है कि देयर हैज टू बी अ फ्रेमवर्क, देयर हैज टू बी अ पॉलिसी, देयर हैज टू बी इकोनॉमिक डोमिनेशन, और इसको बैठ के सब लोगों को अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको भूलकर सिर्फ मुल्क के मुफाद में सोचते हैं। आई एम श्योर सभी सोच रहे हैं, उस पर जो प्रायोरिटी है, उस पर जो थिंकिंग है वो यही है कि इकोनॉमी किस तरह मुल्क की और इसकी एंग्जाइटी को खत्म हो जाए और किस तरह एक आम आदमी को रिलीफ मिल जाए और वो चैन से जी सके और मिडिल क्लास वापस अपनी पोजीशन पे आके एक मिडिल क्लास कहला सके।
बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप दोनों मोज़ शख्सियत का बहुत शुक्रिया। असां कोशिशि कईसीं त अहमद चनाय साहब भी प्रोग्राम में शामिल थे, उन्होंने असां कमिटमेंट भी कई हुई त उहे ईंदा ऐं स्टॉक एक्सचेंज जे मामले ते FBR जे मामले ते उहे असांखे ॿुधाईंदा त हीउ जेको FBR फ़ैसिलो कयो आहे त 5 लख खां वधीक उहे टैक्स उहे माण्हू जिन्हनि पंहिंजा टैक्स जा गोशवारा जमा नाहिनि कराया ऐं जिन्हनि टैक्स पे नाहे कयो, हाणे हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त उन्हनि जो सिम मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक कंदियूं। ऐं ॿियो त मुल्क में महांगाई जेको शुमारियात खातो आहे उहे हिकु अंग अखर ॾिना त मुल्क में महांगाई में घटिताई आई आहे। छा वाक़ई ग्राउंड ते उनजी घटिताई आई आहे? अप्रैल महीने में ॿुधायो वियो आहे त मुल्क में महांगाई जेका मार्च 2024 में रिकॉर्ड कई वई उहा 20.7 हुई ऐं अप्रैल में 17.3 ते महांगाई रिकॉर्ड कई वई आहे। त हीअ जेको महांगाई जी शरह जेका घटि पई थिए, महांगाई जो सैकड़ो घटि पियो थिए, उहो आम वाहिपे शयुनि सां उन जो तालुक़ु आहे ऐं जेकॾहिं तालुक़ु आहे त उहे घटि छो न पियूं थियनि, आम माण्हू खे उनजो फ़ाइदो छो न पियो पए। हुकूमत खे इन बाबति पंहिंजे ॻाल्हि सीरियस रखणी पवंदी त जेके महांगाई जा ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स आहिनि उहे आम माण्हू ताईं जेसिताईं उनजा बेनिफिशरी आम माण्हू उनजो बेनिफिशरी नथो थिए त उनजो को फ़ाइदो न थींदो। प्रोग्राम जेते वक़्तु थियो पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे, असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।